हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में वो है हमारा वन नेशन वन इलेक्शन को लेके। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल था वो प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में। हालांकि वो जो बिल है वो अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में है, लेकिन इस बिल में जो बातें उल्लेखित की गई है जिसके माध्यम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाएगा, जब वो अमेंडमेंट हो जाता है, मान लो अभी रिसेंट ही हो जाता है, तो 107वां संविधान संशोधन कहलाएगा। और अगर नहीं होता है, मान लो उसके बीच में कुछ और हो जाता है, तो 108 कुछ भी बन सकता है। जब ये पारित हो जाएगा, जब ये राष्ट्रपति इसको अनुमति दे देंगे, उसके बाद में स्पेशली ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की इस संख्या में आ जाएगा, क्योंकि ये बिल की संख्या है, ये संविधान संशोधन नहीं है, ये बिल की संख्या है, ये संशोधन की संख्या है। क्योंकि आपको पता होगा 106वां संविधान संशोधन जो है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर हो चुका है। मतलब अब अपन बात करते हैं कि एग्जैक्टली इस बिल को बनाने के पीछे क्या पर्पस था। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक राष्ट्र, यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव जो है वो एक साथ करवाना है, एक टाइम पे करवाना है। ये बात बहुत पहले से चल रही थी। एक्चुअली 1998 में एक इंद्रजीत गुप्त कमेटी बनी थी, उसने भी इसके बारे में समझाया। फिर एम वेंकटचलैया आयोग बना था, तो उन्होंने भी स्पेशली जो है वो इसके बारे में कहा 2000 में कि भाई ऐसा होना चाहिए, मतलब है ना, कि एक नेशन और एक साथ सभी विधानसभाओं के चुनाव। पहले ऐसे एक साथ होते थे, मतलब 1967 तक तो मान के चलो कि होते ही थे। फिर धीरे धीरे जो और दूसरी गठबंधन की सरकारें बनी या दूसरे और पार्टीज़ की सरकारें बनने लगी, तो फिर वो कभी राष्ट्रपति शासन के आधार पर, कभी किसके आधार पर जो है वो भंग होने लगी विधानसभाएं। और फिर धीरे धीरे कभी बीच में क्योंकि अपने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है 5 वर्ष का कार्यकाल होगा गठित होने से। तो गठित होने से 5 वर्ष का होगा ना, तो फिर वो क्या होगा कि जैसे मान लो 2 साल काम करी कोई विधानसभा और भंग हो गई, तो उसके बाद में फिर जब वो गठित होगी तो फिर उसका कार्यकाल 5 साल का होगा। तो इसका मतलब है कि अब वो उसका हर बार जो है वो सबके मान लो 7 हो रहे हैं, लेकिन उसका जो है वो 2 साल बाद होगा, मतलब आम इलेक्शन के बाद में। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे सबके बिगड़ते चले गए। किसी में राष्ट्रपति शासन लगा, किसी की पहले ही भंग हो गई, कोई जो है वो सरकार चलाने में सक्षम नहीं थे, वापस मिड टर्म इलेक्शंस करवा दिए। तो ऐसे करते करते सभी विधानसभाओं के इलेक्शंस जो है वो नॉर्मली साल भर चलते ही रहते हैं। किसी साल में आ गए, किसी के अगले साल में आ गए, किसी के अगले साल में आ गए, 2 के एक साथ आ गए, 5 के एक साथ आ गए, ऐसे भी होता है। तो एक्चुअली इस व्यवस्था को जो है वो ख़त्म करना ज़रूरी था, क्योंकि इससे धन की बर्बादी, समय की बर्बादी, सरकार के कार्यों में भी रुकावट होती थी। इसको लेके एक रिसेंटली एक कमेटी बनाई गई, HLC हाई लेवल कमेटी। और इस SLC की जो अध्यक्षता की थी वो थे हमारे रामनाथ कोविंद साहब। पूर्व राष्ट्रपति जो थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी जिसमें 8 सदस्य थे। 8 सदस्यों को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले हमसे। तो जैसे एक तो अमित शाह आपको याद रहेगा ही है ना, क्योंकि ये तो इस कमेटी में थे ही थे। एक जो है वो आपको याद रखना अपने जैसे ये तो गृह मंत्री हो गए, एक अपने अधीर रंजन चौधरी, है ना। तो अधीर रंजन चौधरी उस दौरान विपक्ष के नेता हुआ करते थे। एग्जैक्टली घोषित नेता नहीं थे, पर उन्हें माना जाता था कि ये विपक्षी दल के सबसे बड़े दल के नेता के रूप में है, तो एक तरीके से विपक्ष के नेता ही हैं। गुलाब नबी आज़ाद जो है वो राज्यसभा से थे जनरली, और विपक्ष के भी नेता रहे हैं पहले। इसके अलावा जो है वो एक NK सिंह जो हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे वो थे। तो अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाब नबी आज़ाद और NK सिंह। इसके अलावा जो है हरीश साल्वे जो एक वरिष्ठ वकील थे, एक संजय कोठारी जो थे वो CVC में थे, तो वो भी इसमें शामिल हुए। और एक सुभाष कश्यप साहब का आपने नाम सुना होगा। सुभाष कश्यप की साहब की किताब आती है संविधान विशेषज्ञ बड़े स्तर के, तो ये थे। तो ये जैसे ये हो गए संजय कोठारी, हरीश साल्वे, सुभाष कश्यप, NK सिंह, गुलाब नबी आज़ाद, अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी और एक खुद रामनाथ कोविंद। मतलब ना टोटल 8 सदस्य ही हो गई ना। तो 8 सदस्यों में एक खुद रामनाथ कोविंद साहब जो है वो इस कमेटी में थे ही। मतलब तो एक तरीके से वो अध्यक्ष हो गए, 7 अन्य सदस्य इसमें हो गए। एक अर्जुन राम मेघवाल को भी इन्होंने बुलाया था, क्योंकि वो हमारे संसदीय कार्य मंत्री थे, विधि मंत्री थे, तो इस वजह से उनको भी इस कमेटी में शामिल किया था। इस कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की, और रिपोर्ट के बेसिस पर जो है वो ये अमेंडमेंट बिल जो है वो सरकार ने बना। अब अपन चलते हैं इसके मेन प्रोविजंस पे, जहां इसके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए जाएंगे। उसमें आर्टिकल 82, यानी कि ऑफिशियली अगर अपन देखें तो, ओरिजिनली अगर देखें तो यहाँ 3-4 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें अमेंडमेंट होगा।
तो वो ध्यान से सुनना। पहले तो 82 के आगे एक नया आर्टिकल जुड़ेगा, ये तो नया होगा, एकदम न्यू आर्टिकल हो जाएगा ना। फिर एक हो जाएगा 83। 83 में जो है वो क्लाउज 2 के बाद में कुछ क्लाउजेज जोड़े जाएंगे। ऐसे ही 172 में भी जो है क्लाउज 1 और 2 के बाद में कुछ क्लाउजेज जुड़ेंगे, और एक 327 में जो है वो कुछ एक शब्द जोड़ा जाएगा, मतलब है ना। इस तरीके के अमेंडमेंट्स स्पेशली इसमें किए जाएंगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टर्म्स यूज़ की जाएगी, उसकी अपन एक बार थोड़ा ब्रीफली समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाएगी वो चीज़ें। सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक शब्द आता है इसमें नियत तिथि का, एक शब्द आता है इसमें पूर्ण कार्यकाल का, पूर्ण कार्यकाल का, एक शब्द आता है इसमें शेष कार्यकाल का, शेष कार्यकाल का, एक शब्द आता है इसमें समानांतर चुनाव का, चुनाव का, और एक शब्द आता है इसमें मध्यावधि चुनाव का, है ना। ये इन शब्दों को, और एक आता है म्यूटाटिस मुटांडिस, है ना, मुटांडिस, है ना। ये वर्ड भी इसमें यूज़ किया जाता है। इन शब्दों के बारे में ही स्पेशली मेनली सारे क्लाउजेज में ये बातें मेंशन की गई है। तो इन्हीं शब्दों को एक बार के लिए थोड़ा सा आप ऐसे समझो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, है ना। मान लो ये शब्द है, दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन एक बार अपन इनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो 82 के बाद में जो नया क्लाउज जोड़ा जाएगा, नया आर्टिकल जोड़ा जाएगा 82A, उसमें कुछ बातें लिखी गई है, उन बातों को लागू किया जाएगा, और फिर जो 83 और 172 में लिखा हुआ है उसके अनुसार व्यवस्था संचालित होगी, और 327 के उस शब्द को में मेंशन किया गया है। मतलब तो 82A में कुछ बात लिखी गई है, जैसे कि पहले लिखा गया है कि जब भी लोकसभा का कोई चुनाव होगा और उसकी पहली बैठक होगी, मान लो जैसे अपन एक डेट डिसाइड कर लेते हैं, 1 जनवरी को लोकसभा की पहली बैठक हुई, है ना, चुनाव हुआ और 1 जनवरी को लोकसभा की पहली बैठक हुई। तो इस दिन राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करते हैं, बैठक में पहली बैठक की अधिसूचना, मतलब हो सकता है इस दिन या उसके अगले दिन, जब भी पहली बैठक होती है उस दिन एक अधिसूचना जारी की जाएगी, और अधिसूचना में एक डेट डिसाइड की जाएगी, एक डेट लिखेगी, अधिसूचना की डेट ही रहेगी मेनली वो उसी दिन की। उस डेट में रहेगा कि आज से लोकसभा बैठ गई है, तो आज की तारीख से, जिसे अपॉइंटेड डेट कहा गया है, यानी कि नियत तिथि कहा गया है, आज की तारीख 1 जनवरी से लेके और आने वाले 5 साल तक, है ना, लोकसभा बनी रहेगी, मतलब यानी कि लोकसभा का कार्यकाल रहेगा, ये नियत तिथि से बना रहेगा, मतलब है ना, 5 साल के लिए रहेगा। अगर ये पहले भंग नहीं हो जाती है, तो अगर पहले भंग हो जाती है तो कार्यकाल खत्म हो जाएगा, पर ये नियत तिथि से। और इसके बाद जो भी इलेक्शंस होंगे, इस नियत तिथि 1 जनवरी के बाद जो भी इलेक्शंस आयोजित किए जाएंगे, उन सभी विधानसभाओं के कार्यकाल भी लोकसभा की कार्यकाल तक ही रहेंगे। लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति पर उनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी के बाद में मान लो एक विधानसभा बनती है 1 जून को, है ना, या एक विधानसभा बनती है 1 नवंबर को, तो इनके कार्यकाल ऐसा नहीं है कि भाई फिर नेक्स्ट ईयर जैसे पूरे 5 साल हो गए, 5 साल के भी अगले नेक्स्ट ईयर जून में चले गए इनके कार्यकाल, या 1 नवंबर में चला गया इनका कार्यकाल, नहीं, इनका कार्यकाल भी उसी लोकसभा के साथ साथ 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। मतलब ये वाली एक व्यवस्था जो है वो स्पेशली इसमें मेंशन की गई है। और ये बात कब से लागू हो जाएगी, जब राष्ट्रपति लोकसभा की पहली बैठक जो होगी उसमें हमेशा एक अधिसूचना जारी करेंगे, नई लोकसभा बनते एक अधिसूचना जारी करके, और उसमें मेंशन कर देंगे कि भाई ये अपॉइंटेड डेट है, और इसके बाद जो भी इलेक्शंस किए जाएंगे उनका कार्यकाल इसके समाप्ति पर ही खत्म हो जाना है। मतलब ठीक है, ये बात इसमें सीधी सीधी मेंशन कर दी गई पहली चीज़। तो फिर इसमें कहा गया कि भाई पूर्ण कार्यकाल क्या होता है, और पूर्ण कार्यकाल के लिए सीधा सा आप टर्म याद रखो कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कार्यकाल होता है। अगर कोई लोकसभा विधानसभा अपना पूरा कार्यकाल कर लेती है तो उसे 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कार्यकाल माना जाएगा। फिर एक आया इसमें टर्म आई जैसे कि ये शेष कार्यकाल। शेष कार्यकाल को भी अपन समझ ले। शेष कार्यकाल का मतलब हुआ कि जैसे मान लो एक लोकसभा गठन हुई 1 जनवरी को, और उसके बाद में उसने 1 जनवरी 2020 में गठित हुई, और ये 31 दिसंबर 2000 इसको चलना था 24 तक, है ना। मतलब ओवरऑल अपन कहें तो पूरे 5 साल जो है वो इसने काम किया, है ना, 20 से लेके 24 तक, 31 दिसंबर तक। तो ऐसी स्थिति में अगर ये पूरे 5 साल कार्य करती है, पूरे 5 साल कार्यकाल करती है, तो ये तो हो गया इसका पूर्ण कार्यकाल। और अगर मान लो इसका बीच में विघटन हो गया, मान लो 2023 में विघटन हो गया, तो जो बचा हुआ कार्यकाल है ना, ये कहलाएगा इसका शेष कार्यकाल, है ना। ये शेष कार्यकाल का शब्द आया। और फिर सेम चीज़ ऐसे मान के चलो कि जैसे मान लो लोकसभा का विघटन हो गया बीच में,
तो बचे हुए कार्यकाल के लिए जो इलेक्शंस किए जाएंगे, मतलब इलेक्शंस ऐसे नहीं है कि पूरे 5 साल के लिए होंगे, अब उसके शेष कार्यकाल के लिए ही इसमें आगे इलेक्शंस किए जाने का प्रोविज़न जोड़ रहे हैं, मतलब है ना। जो जैसे पंचायतों में होता है ना, तो वैसा टाइप का जो प्रोविज़न है वो यहाँ पर भी ऐड किया जा रहा है। और इसके साथ साथ विधायिकाओं के कार्यकाल भी जो है वो लोकसभा के कार्यकाल के साथ पैरेलल रहेंगे। तो ऐसे में उनको भी जब भी वो विघटित हो जाए उसके बाद जो इलेक्शंस किया जाएगा, उस इलेक्शंस से लेके और आने वाला जो उसका कार्यकाल होगा वो लोकसभा के कार्यकाल के साथ साथ रहेगा, मतलब है ना। और लोकसभा बीच में विघटित हो जाती है तो वो शेष कार्यकाल के लिए ही चुनी जाएगी। मतलब इस तरीके की जो व्यवस्था होगी, जो बीच में इलेक्शंस होगी, उसको मध्यावधि चुनाव कहा गया, है ना। ये चीज़ें स्पेशली इसमें ऐड की गई है। अगर आपको थोड़ा सा मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो आप इसको रिवाइज करके देख लेना एक बार, है ना, ये सारे काम। अब एक बार इसको सुनोगे तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। जैसे 82 में ए में बात बोली गई है कि लोकसभा की जो पहली बैठक होगी उसकी तारीख को एक सार्वजनिक अधिसूचना, एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी होगा। उसमें इस अनुच्छेद के यानी कि 82A के प्रावधान लागू हो जाएंगे। वो हर बार जब लोकसभा की पहली बैठक होगी तब, है ना। और उस अधिसूचना की तारीख को नियत तिथि यानी कि अपॉइंटेड डेट कहा जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा फिर इसने कहा कि 83 और 172 में जो भी प्रोविजंस है जो अपन आगे पढ़ेंगे, मतलब उन सभी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है, इनमें जो भी प्रोविजन, एक फ़ोन आ गया था, इनमें जो भी प्रोविजंस किए गए हैं उसमें जो भी लिखा हो भाई, जैसे इसमें लिखा है 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, इसमें भी लिखा है 5 वर्ष का कार्यकाल होगा विधायकाकार इनका, वो सब चीज़ें, है ना। तो उस हिसाब से स्पेशली जो है वो नियत तिथि के बाद में जब भी लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा उसी समय इन सब का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। मतलब ये बात स्पेशली मेंशन कर दी गई। इसके बाद जो अगला प्रोविज़न दिया गया है वो है कि इस संविधान या किसी भी लागू कानून के बावजूद लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल, जो अपन ने समझा ना 5 वर्ष का कार्यकाल, उसकी समाप्ति से पहले चुनाव आयोग लोकसभा और सभी विधानसभाओं के आम चुनाव करवाएगा। मतलब और वो जब आम चुनाव करवाएगा तो उसमें क्या है कि संविधान के भाग 12 में कुछ प्रावधान, 15 में कुछ प्रावधान दिए गए चुनाव से रिलेटेड। अगर उसे लगता है कि आवश्यकता अनुसार कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी तो वो कर सकता है, उसके साथ लागू हो जाएंगी मतलब वो व्यवस्थाएं। तो मुटांडिस इसको कहा जाता है कि अगर हम कोई चेंजेस कर रहे हैं, कुछ व्यवस्थाएं कर रहे हैं तो आवश्यक जो भी संशोधन होंगे वो उस समय लागू हो जाएंगे। मतलब तो ये बात स्पेशली इस क्लाउज 3 में लिखी गई। फिर लिखा गया समानांतर चुनाव की बात, और इसका मतलब है कि लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना समानांतर चुनाव कहलाएगा। फिर क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि एक साथ चुनाव हो जाए। तो ऐसी स्थिति में मान लो चुनाव आयोग को लगता है कि विधानसभा के चुनाव एक साथ, मतलब उस दौरान किसी विधानसभा के, जैसे 28 राज्यों में से एक विधानसभा का चुनाव उस दौरान नहीं करवाया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रपति को अनुशंसा करेगा और उसके चुनाव बाद में कराएगा। पर मान लो जैसे बाद में चुनाव हो रहे हैं उसके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए बनी रहेगी जैसा कि 172 में लिखा है ना। वो उसका कार्यकाल बाद में कितना बाद में हो रहा है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, जितने भी साल बाद में हो रहा होगा, उसका कार्यकाल, लोकसभा का जो कार्यकाल खत्म हो जाएगा, यानी कि लोकसभा कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही खत्म हो जाएगा। मतलब और ये कब किस तारीख को समाप्त होगा लोकसभा का कार्यकाल, ये बात चुनाव आयोग जब भी चुनाव करवाएगा एक अधिसूचना जारी करेगा और उस अधिसूचना में मेंशन करेगा कि इस तारीख को जो है वो कार्यकाल पूरा हो जाएगा इसका। भाई जैसे मान लो 1 जनवरी को चुनाव करवाए गए उस विधानसभा के, और वो विधानसभा शेष कार्यकाल के लिए ही रहनी है। मतलब शेष कार्यकाल मतलब कि लोकसभा जितने समय तक रहेगी उतने, जैसे लोकसभा का कार्यकाल होगा, अपन ने क्या एग्जांपल लिया था 2024 31 दिसंबर तक का, है ना। और मान लो ये 1 जनवरी 2020 को ये चुनाव हुए मतलब लोकसभा के, ऐसी स्थिति में बीच में एक विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ और एक विधानसभा का चुनाव हुआ 1 जनवरी 2021 को, है ना। तो ये विधानसभा जो है वो इतने ही कार्यकाल के लिए सर्वाइव रहेगी। मतलब तो 172 तो कहता है कि 5 साल के लिए रहेगी, लेकिन अब नहीं होगा। मतलब अब ऐसा होगा कि ये केवल 4 साल ही रह पा रही है। मतलब और ये बात जब इसके चुनाव करवाया जाएगा ना, तो चुनाव आयोग इसकी घोषणा करेगा एक अधिसूचना जारी करके कि ये इस दिन समाप्त हो जाएगी, है ना। ये उसकी अधिसूचना में मेंशन रहेगा। ऐसे ही जो लोकसभा के लिए भी वो घोषणा करेगा, सबके लिए ही करेगा। ये तो बात एक हो गई। अब 83 कहता है, 83 में क्या है कि क्योंकि 82 में तो ये एक नया 82A करके एक नया आर्टिकल ही जुड़ गया, लेकिन 83 में क्या है कि उसकी धारा 2 के बाद में कुछ चीज़ें जोड़ी जाएगी। अब जैसे धारा 83 में धारा 1 और 2 में क्या लिखा है, तो जैसे इनमें लिखा है सदनों की अवधि के बारे में। इसमें पहले में तो लिखा है राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, राज्यसभा के लिए लिखा है, और दूसरे में लिखा है लोकसभा के लिए। तो बोल रहा है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर
उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, मतलब 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा उनका। ऐसे ही लोकसभा के लिए लिखा है कि ये तब तक विघटित नहीं होगी जब तक कि इसका पूरा 5 साल का कार्यकाल नहीं हो जाता, है ना। तो कहने का मतलब यानी कि लोकसभा के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल जो है, और अगर बीच में विघटित नहीं होती है तो मतलब बीच में विघटन हो सकती है, राष्ट्रपति चाहे तो वो कर सकते हैं विघटन, लेकिन 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। और हो सकता है उसका कार्यकाल बढ़ा भी दिया जाए 1 साल के लिए, जब अगर आपातकाल की घोषणा लगी हुई है तो उस दौरान 1 साल के लिए बढ़ भी सकता है। इसके बाद में क्लाउज नंबर 3 जोड़कर ये प्रोविज़न किया जाएगा कि लोकसभा की पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक लोकसभा कार्यकाल पूर्ण कार्यकाल कहलाया जाएगा। सेम बात ही याद रखो 172 में भी जुड़ेगी। यही यदि लोकसभा कार्यकाल उसकी पूर्ण अवधि समाप्ति होने से पहले समाप्त हो जाता है तो फिर जो बचा हुआ कार्यकाल होगा वो शेष कार्यकाल कहलाएगा। कहने का मतलब यानी कि 1 जनवरी को लोकसभा बैठी थी, है ना, 2020 को, और वो 31 दिसंबर 2024 को उसका कार्यकाल ख़त्म होता है, तो ये तो हो गया पूर्ण कार्यकाल। और मान लो वो बीच में विघटित हो गई, मान लो जैसे कि 1 अगस्त 2023 को ही विघटित हो गई, तो वो बचा हुआ है ना, ये है शेष कार्यकाल। और अब जो चुनाव होंगे वो चुनाव होंगे मध्यावधि चुनाव, है ना, और जो लोकसभा चुनी जाएगी वो इस शेष कार्यकाल के लिए ही चुनी जाएगी, है ना। आप देखना 5 में लिखा है क्लाउज में कि उपधारा 2 के बावजूद यदि लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण अवधि समाप्ति से पहले समाप्त हो जाता है तो चुनावों के परिणाम स्वरूप गठित नई लोकसभा जब तक कि पहले भंग नहीं की जाती, यानी कि पहले अगर भंग हो जाती है तो फिर अच्छी बात है, मतलब वो पहले भंग हो जाएगी न, जब तक पहले भंग नहीं होती तब तक, परंतु पिछली लोकसभा की शेष कार्यकाल की बराबर अवधि के लिए ही कार्य करेगी। इस अवधि की समाप्ति पर लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाला जो चीज़ हमने अभी समझा। और 6 में लिखा है कि अगर मान लो लोकसभा जो शेष कार्यकाल के लिए चुनी जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी निरंतरता है, जो पहले की लोकसभा थी उसको आगे बढ़ाया गया है उसको, नहीं, ये अपने आप में एक अलग लोकसभा गठित हुई है जिसे मध्यावधि चुनाव के माध्यम से गठित किया। और जो भंग होने के परिणाम उत्पन्न होते हैं ना, कि कोई विधेयक जो है वो ड्रॉप हो जाता है, लोकसभा भंग होते हैं या ऐसा कुछ, तो जो भी परिणाम उत्पन्न होंगे भंग होने के, वो सभी परिणाम उस नई लोकसभा पर लागू होंगे, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि उसके भंग होने के परिणाम जो है वो नई वाली पर अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। और बाकी मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं वो हमने समझ लिया, आम चुनाव किसे कहा जाता है वो हमने समझ लिया। और ऐसे ही बात जो है वो 172 में भी लिखी हुई है। 172 में एक्चुअली ये लिख रहे हैं, मतलब, है ना, ये ऐसा लिखेंगे 172 में कि देखो हमने देखा कि 83 में तो क्या है कि पहले राज्यसभा का उल्लेख है और फिर लोकसभा का उल्लेख है, यानी कि पहले क्लाउज में राज्यसभा है, दूसरे में लोकसभा है। इसमें ये क्या कर रहे हैं कि एक्चुअली 172 में पहला जो उल्लेख है ना वो विधानसभा का है और फिर जो है वो विधान परिषद का है। तो एक बात तो ये पहले ही मेंशन कर रहे हैं, यानी कि क्लाउज 1 के बाद में A1A करके एक नया क्लाउज जोड़ रहे हैं, उसमें बात मेंशन की जा रही है कि भाई जो पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्य विधानसभा कार्यकाल जो होगा वो पूर्ण कार्यकाल कहा जाएगा, जो ये बात इसमें लिखी हुई है। और फिर इसकी उपधारा 2 जो है उसमें बाकी और उसके बाद कुछ उपधाराएं मेंशन की जा रही है, जो अपन ने पहले समझा वही सारी की सारी चीज़ें, कि कोई विधानसभा अपनी पूर्ण कार्यकाल से पहले अगर समाप्त हो जाती है तो भंग होने के बाद में उसका जो बचा हुआ कार्यकाल होगा, मतलब क्योंकि वो अब तो नहीं है, लेकिन जो 5 साल का कार्यकाल पूर्ण अवधि नहीं हुई और उसमें जो बचा कार्यकाल था वो शेष कार्यकाल कहलाएगा। और ऐसी स्थिति में जो है वो नई लोकसभा गठित होगी, नई विधानसभा गठित होगी और वो विधानसभा शेष कार्यकाल के लिए ही काम करेगी, है ना। और वही उसके भंग होने की वजह से जो भी परिणाम उत्पन्न होते हैं वो सारे इस नई पर भी माना जाएगा, इसे निरंतरता नहीं माना जाएगा, मतलब, है ना, वो सारी बात इसमें आ गई। और फिर 327 स्पेशली जो वो ये बात कर देता है कि 327 में संसद को कुछ पावर दी गई है कि वो विधायिकाओं के चुनाव से रिलेटेड कुछ विधि बना सकती है ना। तो स्पेशली यहाँ पर कुछ बातें मेंशन की गई है कि जैसे निर्वाचन नामावली तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या सदनों का सम्यक गठन, वैसे टाइप की। तो इसमें जो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन शब्द है ना, उसके आगे एक नया शब्द जोड़ा जा रहा है, समानांतर चुनाव का संचालन करने का काम भी, है ना, उससे रिलेट भी विधि जो है वो संसद बना सकती है। ये बात स्पेशली इसमें मेंशन की जा रही है ना। तो ये सब चीज़ें अपने को अच्छे से ध्यान रखनी है और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो मतलब प्रॉपर पढ़नी है। तो इसके बाद में जो व्यवस्था होती है वो हम जेपीसी के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, किया जा रहा है। अब जो ये पूरा हमारा व्यवस्था है, मतलब ये जो अमेंडमेंट बिल आया है,
ये 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद में इसे जेपीसी को भेज दिया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक तरीके से अस्थायी समिति होती है, संसद में बनती है, संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनती है और किसी विशेष मुद्दे पर ही गठित की जाती है। अन्यथा इसका गठन बहुत ही रेयर केसेस में हुआ, अभी तक केवल 13 बार ही जेपीसी का गठन हुआ है। एक तदर्थ अस्थायी समिति है, कहने का मतलब एक टेम्परेरी कमेटी है जिसका गठन किसी विशेष मुद्दे या रिपोर्ट की जांच के लिए होता है। इसकी सदस्य संख्या फिक्स नहीं है, पर दोनों सदनों के सदस्य होंगे और राज्यसभा की तुलना में लोकसभा के 2 गुने सदस्य होंगे। कि जनरली अगर आप देखोगे तो मान लो अगर 30 सदस्य बनाए जा रहे हैं तो 20 सदस्य लोकसभा से, 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसके पास में जेपीसी को सिविल कोड की शक्तियाँ होती है, ये समन जारी कर सकती, बुला सकती है अगर किसी आपराधिक टाइप के विषय की जाँच कर रही है तो। सबसे पहले 1987 में बोफोर्स पर गठित हुई थी, तब घोटाला हुआ था। 12वीं जेपीसी जो 2024 में ही बफ जो अभी बिल आया था एक बफ बोर्ड को लेके, तो उस पर गठित हुई थी। उसमें 31 मेंबर्स थे जिसमें 21 लोकसभा और 10 जो है वो राज्यसभा थे, जिसका हेड थे जगदम्बिका पाल। और जो 13वीं लोकसभा वो भी 13वीं जेपीसी वो भी 24 में गठित हुई, यानी कि 24 साल में 2 जो जेपीसीज गठित हो चुकी हैं। ये 29th जो अमेंडमेंट बिल आया उस पर गठित हुई है। इसमें 39 मेंबर्स हैं, 27 लोकसभा से होंगे, 12 राज्यसभा से हैं मतलब इसमें। और जो इसका चेयरपर्सन है वो है पीपी चौधरी को बनाया गया, जो हमारे पाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा मेंबर है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है। इसके अलावा बोधी आरएस एप्लीकेशन पर अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा मेंबरशिप कोर्स जो वो अभी 50% ऑफ में चल रहा है। 5,000 रुपये का आपको मिल जाएगा ये, जिसमें आरएस प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज़, मेंस की टेस्ट सीरीज़ सब कुछ इसमें कवर करवाई जाएगी। आप सोचो 5,000 रुपये में, ये बहुत ही मिनिमम चार्जेज़ हैं। इसके अलावा आरएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ अभी 1,000 रुपये में है और बाकी इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी और जो भी कोर्सेज है, जैसे कि राजस्थान पॉलिटी का कोर्स जो है वो 250 रुपये में है। अभी अपन एमसीक्यूज़ भी करेंगे इसके, है ना, आगे कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। इंडियन पॉलिटी का कोर्स जो है वो 500 रुपये में, 250 रुपये में ये है। एनवायरनमेंट का कोर्स 250 रुपये में। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी, साइंस टेक, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, इकोनॉमिक रिव्यू, सब कुछ। अगर आप ईओ आरओ की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो आपके कोर्सेज सिलेबस में दिए हुए हैं वो आप परचेज़ कर सकते हैं, तो आपको कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस जो है, जैसे कि अगर अपन बात करें, मान लो हमसे जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 129वें संविधान संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार लोकसभा और सभी विधानसभाओं के आम चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो जोड़ा जाने का प्लान किया जा रहा है, वैसे उस हिसाब से मैंने बनाया है। तो ये हमारा आर्टिकल आप कमेंट करके बताने की कोशिश करना। ये है हमारा अनुच्छेद 3282A में, है ना। दूसरा आता है समानांतर चुनाव का अर्थ क्या है। मतलब समानांतर चुनाव क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया गया है, मेंशन करेंगे मतलब इस चीज़ को। समानांतर चुनाव का मतलब होगा लोकसभा और सभी विधानसभाओं के आम चुनाव एक साथ कराना, मतलब ये समानांतर चुनाव का अर्थ है। इसके अलावा अगर अपन बात करें लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का इसका पूर्ण कार्यकाल होता है। 129वें संविधान संशोधन विधेयक 2024 पर बनी संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन है, तो पीपी चौधरी जो है वो संयुक्त समिति के अध्यक्ष है। जेपीसी में राज्यसभा और लोकसभा का अनुपात क्या होता है, मतलब सदस्यों का, तो समान होता है? नहीं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 2 गुनी होती है? नहीं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 2 गुनी होती है? बिल्कुल, है ना। संविधान के अनुच्छेद में समानांतर चुनाव का संचालन सुनिश्चित करने के लिए संशोधन कहाँ किया जाएगा, तो सी में किया जाएगा। 327 में स्पेशली अमेंडमेंट किया जाएगा, ठीक है। अमेंडमेंट तो इन सभी में ही होगा, जैसे 82 में अमेंडमेंट नहीं है, 82 के लिए तो एक नया आर्टिकल है 82A, बाकी इसमें अमेंडमेंट है, इसमें है, और इसमें जो है वो संशोधन हो जाएगा। पहली बार संयुक्त समिति का गठन 1987 में किया गया था बोफोर्स तोप घोटाले पर। जेपीसी के कुल संख्या कितनी जेपीसी की कुल संख्या कितनी बार, नहीं एक्चुअली ये ऐसे बनेगा, जेपीसी कुल कितनी बार बनाई गई है, तो अब तक जेपीसी जो है वो 13 बार गठित की जा चुकी है। 129वें संविधान संशोधन में शेष कार्यकाल से क्या तात्पर्य है, तो अभी हमने देखा कि इस तरीके से ये लोकसभा गठित होती है, फिर ये इस पूरे कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो कार्यकाल बीच में भंग हो गई, मान लो यहाँ, तो ये शेष कार्यकाल कहलाता है। तो शेष कार्यकाल चुनाव ये यहाँ आ जाएगा, लोकसभा और विधानसभा के भंग होने और पहली बैठक के बीच की अवधि, ये वाली अवधि जो है ना, ये शेष कार्यकाल कहलाएगी। और 129वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पेश हुआ, तो 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। ये कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ है, बाकी आप और देख सकते हो, आप पूरा डिटेल्ड याद रखो, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। धन्यवाद।